हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी हमने फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी विद रिस्पेक्ट टू आरजेएस 2025 न्यू सिलेबस, जिसके अंदर हम साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप एक्ट एज वेल एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कवर करवा रहे हैं। और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमने अभी तक चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था, यानी कि चैप्टर नंबर 4 एंड सेक्शन 44 यहाँ तक अभी तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है चैप्टर नंबर 5, और उसके अंदर हम डील करेंगे राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। यानी कि अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ऑफ गुड्स, तो ऐसी सिचुएशन में अगर सेलर को उसका पैसा नहीं मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके पास क्या क्या राइट अवेलेबल है। क्योंकि देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब भी ऐसे कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं वो अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती हैं। तो अगर यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एक सेलर होगा और एक परचेजर होगा। तो सेलर के अगर राइट की आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो, परचेजर ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। वो परचेजर का क्या पार्ट होता है, प्राइस पे करना। तो यानी कि जब परचेजर प्राइस पे नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर के पास क्या क्या राइट्स आ जाते हैं, तो वो सारे राइट्स हम आज चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर अगर हम देखें सेक्शन नंबर 45 से लेके सेक्शन नंबर 54, कितने सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन नंबर 45 से लेके 54, टोटल ये सेक्शन है जो हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर कवर करने वाले। तो जब इन चैप्टर की बात, इस चैप्टर की हम बात करते हैं और सेक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अनपेड सेलर होगा कौन, वो कौन सा इंडिविजुअल होगा जिसको आप अनपेड सेलर बोलोगे। क्योंकि देखो, जो इस पूरे चैप्टर का बेस है वो क्या है, अनपेड सेलर। और अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज याद होगा, तो उसमें कहीं पर भी हमने अनपेड सेलर की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी। तो उसी रीजन की वजह से इस चैप्टर का जो सबसे पहला सेक्शन है, यानी कि सेक्शन नंबर 45, उसके अंदर आपको अनपेड सेलर की डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार हम इस सेक्शन को डायरेक्ट से रीड कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। एज पर सेक्शन 45, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller within the meaning of this act. A, when the whole of the price has not been paid or tendered. Second, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise. तो यहाँ पे दो कैटेगरी दी हुई है कि इन दो सिचुएशन में आप सेलर को क्या मान लोगे, अनपेड सेलर। तो पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस इज नॉट पेड और टेंडर्ड। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है होल ऑफ द प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल इनका जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसमें जो प्राइस निकल के आ रही है 1000, ठीक है, 1000 प्राइस है। अब 1000 रुपीज में से परचेजर ने 400 का पेमेंट कर दिया है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप ये बोलोगे दैट परचेजर हैज पेड होल ऑफ द अमाउंट? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर परचेजर ने होल अमाउंट पे नहीं किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलर क्या हो गया, अनपेड सेलर हो गया। तो यानी कि अगर परचेजर ने 1000 की जगह अभी तक कितना पे किया है, 400, कुछ तो किया है, यानी कि 40% तो कर दिया। 50% करता, 60% करता, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, जब तक आप होल ऑफ द अमाउंट पे नहीं कर दोगे तब तक सेलर क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। तो अगर आपने 1000 के बदले 999 भी पे कर दिया है, अभी भी 1 रुपया नहीं दिया है, तो अभी भी सेलर क्या कहलाएगा, अनपेड सेलर कहलाएगा। जैसे ही आप होल ऑफ द अमाउंट पे कर देते हो, अब वो क्या कहलाएगा, पेड सेलर कहलाएगा, यानी कि अब उसको पैसा मिल चुका है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन गिवन बट इट गॉट डिसऑनर्ड। अब आपको पता होगा ट्रांजैक्शन होते हैं, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं, नॉर्मल भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आप उसमें बहुत बार चेक देते हो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें डीडी दिए जाते हैं, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल।
अलग अलग टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बैंक में जाके डिपॉजिट करवाना पड़ता है और उसके बाद जो पार्टी है उसको पैसा मिलता है। तो अगर सेलर ने कोई भी माल बेचा तो परचेजर ने क्या किया, उन गुड्स के बदले में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। चेक हो सकता है, बिल्स पेएबल हो सकता है, या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, अलग अलग टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। अब जब सेलर ने वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बैंक में ले जाके दिखाया तो क्या हुआ, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो जो सेलर है उसको क्या बोला जाएगा, अनपेड सेलर। तो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी अनपेड सेलर की। उसके बाद अपन चलते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ अ सेलर, एज for instance an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or a consignor or agent who has himself paid or is directly responsible for the price। तो यानी कि सेलर की डेफिनेशन में किन किन को इंक्लूड किया गया है, अगर सेलर का एजेंट है उसको इंक्लूड कर दिया गया है, या फिर कोई भी एजेंट है जिसके पास क्या है, बिल ऑफ लैडिंग है, तो उसको भी किस तरीके से काउंट किया जाएगा, एज अ सेलर। तो यहाँ पे सेलर की डेफिनेशन को वाइडर एम्बिट देने के लिए सबसेक्शन 2 इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट प्रोविजन अनपेड सेलर्स राइट, यानी कि सेलर की क्या राइट होंगे। उससे पहले अपन एक एग्जांपल देख लेते जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का था। ए ने गुड्स बेचे हैं किसको, बी को 50,000 के लिए। तो यहाँ पे बी ने कैश नहीं दिया, बदले में क्या किया है, एक चेक इशू कर दिया। और जब चेक इशू किया तो चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया। बाउंस होने का मतलब क्या है, डिसऑनर हो गया। जब वो डिसऑनर हो गया किस वजह से, इनसफिशिएंट फंड की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में ए को क्या किया जाएगा, अभी भी अनपेड सेलर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाला जो सिचुएशन है वो समझाने के लिए। अब चलते हैं अपन आगे, अनपेड सेलर्स राइट, कि जो हमारे अनपेड सेलर है उनके पास क्या क्या राइट होते हैं। जो अनपेड सेलर की राइट है आपको सेक्शन नंबर 46 के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो ये टोटल राइट्स है उनको 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला राइट है राइट ऑफ लियन, सेकंड है स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, और तीसरा राइट है रीसेल। वैसे तो देखो आपको इनकी हेडिंग पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि ये राइट क्या बोलना चाहता है और इन राइट का क्या पर्पज है, लेकिन फिर भी हमारा काम है बैरिक को कवर करना, क्योंकि एग्जाम में कॉमन सेंस से नहीं लीगल नॉलेज से वो एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो इसलिए हमें ये समझना जरूरी है कि लीगल वे में, यानी कि बैरिक के अंदर उन राइट्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और उन राइट्स की क्या एम्बिट दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले राइट टू लियन। सेक्शन नंबर 47 जो डील करता है सेलर्स लियन, यानी कि सेलर के पास कब राइट आएगा लियन का। तो एक बार अपन क्विकली रीड कर लेते हैं सेक्शन को ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले एज पर सेक्शन 47, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हु इज इन पोजीशन ऑफ देम इज एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजीशन ऑफ देम अंटिल पेमेंट और टेंडर ऑफ द प्राइस इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो प्रोविजन है अभी तक जब हमने यहाँ पे पढ़ा तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो राइट टू लियन है ये किसी भी पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ तब तक रहता है जब तक उसके पास वो गुड्स हैं, यानी कि उसके पोजीशन में। अब आप लियन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट 2 के अंदर, तब भी वहां पे आप लियन पढ़ोगे और यहाँ पे भी आप लियन पढ़ रहे हो। तो आप लियन चाहे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ो या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ो, दोनों ही जगह जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लियन की वो ये है कि जो भी पार्टी लियन क्लेम करना चाहती है उस टाइम पर वो गुड्स उसके पोजीशन में होने चाहिए, वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अब वो लियन का राइट क्लेम नहीं करते हैं। क्लियर है ये चीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए सेलर है, ठीक है, बी परचेजर है। अब क्या हुआ, ए ने गुड्स सेल किए बी को। अब जब उसने गुड्स को सेल किया बी को, तो ऐसे सिचुएशन में बी ने बोला था कि ठीक है अभी आप अपने पास रखो और मैं क्या करूंगा, कल आके आपसे गुड्स ले जाऊंगा। तो अभी भी गुड्स किसके पोजीशन में है, ए के पोजीशन में है। अब बी कल आया नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, वो गुड्स लेके नहीं गया, तो अभी भी गुड्स का पोजीशन किसके पास है, ए के पास ही है। तो अब ऐसी सिचुएशन में जब तक वो गुड्स का पोजीशन ए के पास रहेगा तब तक ए के पास राइट है कि वो उन गुड्स को होल्ड कर सकता है।
बिकॉज उसके पास किसका राइट है, लियन का राइट है। लेकिन जैसे ही वो गुड्स ए के पोजीशन से बी के पोजीशन में चले जाएंगे लीगल वे में, चाहे ए को पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, इवन दो उसको पेमेंट नहीं मिला है, तब भी अब उसका जो राइट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो अब वो लियन क्लेम नहीं कर सकता है। तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है लियन का। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन नंबर 47 के अंदर कौन कौन सी वो सिचुएशन दी हुई है जब उसके पास राइट टू लियन होगा। पहली सिचुएशन, वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड विदाउट एनी स्टिपुलेशन एज टू क्रेडिट, यानी कि जब आपने गुड्स को सेल आउट किया तो आपने ये नहीं बोला कि हम क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये बोल दिया है कि हम क्रेडिट पे सेल आउट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या जो सेलर है वो अनपेड सेलर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्रेडिट दिया हुआ है। अगर क्रेडिट की जो लिमिट है उसके बाद भी उसने पे नहीं किया, तब जाके वो अनपेड सेलर बनेगा। तो इस वजह से अगर आपने वहां पे क्रेडिट की स्टिपुलेशन नहीं दी थी, तब जाके ही आपके पास राइट टू लियन है। अगर आपने क्रेडिट की स्टिपुलेशन दे दी थी तो अब आपके पास राइट टू लियन नहीं होगा फॉर द टाइम बिंग। लेकिन क्या अगर हमने क्रेडिट की स्टिपुलेशन दी थी तो क्या सेलर के पास कभी भी राइट टू लियन नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है ये इसी सिचुएशन से डील करता है। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, यानी कि आपने क्या किया, गुड्स को क्रेडिट पे तो बेचा, लेकिन अब क्या हुआ है, वो जो क्रेडिट की लिमिट थी, जैसे कि आपने 1 महीने का क्रेडिट दिया, 2 महीने का क्रेडिट दिया, तो आपकी जो क्रेडिट की लिमिट थी वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब जब वो क्रेडिट की लिमिट खत्म हो चुकी है और अभी तक आपको पेमेंट नहीं मिला है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब आपका राइट टू लियन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं तीसरी सिचुएशन, वेयर द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, यानी कि गुड्स अभी भी किसके पोजीशन में है, पर सेलर के पोजीशन में, और इससे पहले कि वो गुड्स बायर के पोजीशन में जाते या बायर पेमेंट करता, बायर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अब सेलर का राइट आ जाएगा लियन का। चीज क्लियर है? तो ये 3 सिचुएशन है जहां पे जो सेलर है वो राइट टू लियन क्लेम कर सकता है। उसके बाद सबसेक्शन 2, द सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन notwithstanding that he is in possession of goods as agent और बेली फॉर द बायर। तो जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था कि ए ने गुड्स सेल आउट कर दिए बी को, लेकिन बी ने क्या बोला, आप इन गुड्स को अभी अपने पास रखो, मैं कल आके ले जाऊंगा। तो यहाँ पे जो है ए एज अ बेली काम कर रहा है। तो इवन दो ए एज अ बेली काम कर रहा था, बट स्टिल उसके पास लियन का राइट बिल्कुल होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन नंबर 48 के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 48 पार्ट डिलीवरी। एज पर सेक्शन 48, वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन on the remainder unless such part delivery has been made under such circumstance as to show an agreement to waive the lien। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आपने पार्ट डिलीवरी की है तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, आपका राइट टू लियन एग्जिस्ट करेगा और आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, गुड्स को होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब पार्ट डिलीवरी कैसे हो रही है, जैसे कि अपन ये मान के चलते हैं ए और बी के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, किसको लेके, राइस को सेल आउट करना है। ए क्या है, सेलर, बी क्या है, परचेजर। अब क्या था, ए ने बोला था कि वो 100 kg राइस जो है डिलीवर करेगा और बी ने बोला था कि मैं बदले में पेमेंट दूंगा। अब ए ने क्या किया, ए ने 100 में से 20 kg ऑफ राइस बी को डिलीवर कर दिए। कितने बचे ए के पास, 100 में से 20 गए तो 80 kg। तो जब 80 kg प्रोडक्ट अभी भी ए के पास बचा हुआ है, तो अब जो रिमेनिंग 80 kg है उसको ए होल्ड कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसने पार्ट डिलीवरी कर दी थी। इसका मतलब ये नहीं है उसका राइट टू लियन चला गया है। लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, अगर ये पार्ट डिलीवरी इस तरीके से शो करती है कि उसने अपना राइट टू लियन वेव कर दिया है, तो अब ये पार्ट डिलीवरी को कैसे काउंट किया जाएगा, एज अ वेवियर ऑफ लियन। कैसे, जैसे यहां पे तो अभी उसने कितना डिलीवर किया था, 20 kg। लेट्स अज्यूम उसने 20 की जगह कितना डिलीवर कर दिया, 90 kg, यानी कि पूरे अमाउंट का, सॉरी पूरी क्वांटिटी का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुका है। तो अब वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑलरेडी
ट्रांसफर कर चुका है, तो अब ये जो रिमेनिंग 10 kg उसको भी बचा के क्या करेगा, तो अब उसके पास राइट टू लियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो पार्ट डिलीवरी है उससे शो हो रहा है कि वो अपना राइट टू लियन क्या कर चुका है, वेव कर चुका है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पार्ट डिलीवरी हमेशा वेवियर ऑफ लियन नहीं काउंट होगा, लेकिन हाँ सर्कमस्टांसेस है जो ये इंडिकेट करते हैं कि इसको वेवियर ऑफ लियन माना जाए, तो फिर आप उसको क्या मानोगे, वेवियर ऑफ लियन मानोगे। ये था अपना सेक्शन नंबर 48। और उसके बाद लास्टली क्या दिया हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ लियन, यानी कि कौन कौन से सिचुएशन में जो आपका लियन है क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 3 सिचुएशन दी हुई है अंडर सेक्शन 49। वो 3 सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन है when he delivers the goods to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods। यानी कि क्या हुआ, ए ने वो गुड्स को क्या किया, ए है और बी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के बीच में हुआ है। अब ए ने क्या किया, यहाँ पे जो गुड्स थे उनको डिलीवरी के लिए किसी बेली को डिपॉजिट कर दिया, जैसे कि उसने पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भिजवाना था, कुरियर सर्विस के थ्रू भिजवाना था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे ही वो कुरियर सर्विस को डिलीवर करता है, बेली को डिलीवर करता है, तो अब क्या मान लिया जाएगा, डिलीवरी किसको हो गई है, परचेजर को हो गई है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, उसका राइट टू लियन वेव हो जाएगा। लेकिन हाँ ये तभी होगा अगर उसने राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रिटेन नहीं किया है। अगर सेलर के पास अभी भी राइट ऑफ डिस्पोजल है तो ऐसे सिचुएशन में इवन दो उसने वो गुड्स बेली को या किसी कुरियर सर्विसेज को डिलीवर कर दिए थे, अभी भी राइट टू लियन उसके पास रहेगा। अब अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, तो ऐसे सिचुएशन में अब आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने क्लियरली ये समझा था कि राइट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है। तो इससे आपको कंसेप्ट समझने में इजी रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल में जाइए, पुराने वीडियोस देखिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, आपको वहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नाम से। उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं जो आपने नहीं देखे, एक बार आप उनको जरूर देखिए, ताकि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है किसी भी स्पेसिफिक वर्डिंग को जिसको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो टर्म हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हमको बार बार रिपीट ना करना पड़े, सिर्फ इसीलिए अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो इस डायरेक्ट में कुछ आपको सुनने में नहीं लगी हो या फिर अजीब लगी हो और हमने अपने वीडियो में एक्सप्लेन ना की हो। हर एक टर्म को हमने अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, इसलिए आप अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रही है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। तो ये हुआ अपना पहला तरीका जिससे लियन टर्मिनेट हो जाता है। सेकेंड है व्हेन द बायर और एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ द गुड्स। अब देखो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लियन के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है कि जो पर्सन है उसके पास उन गुड्स का प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। तो अगर उसका पोजीशन चला गया है तो अब उसके पास राइट टू लियन नहीं बचा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो पोजीशन है, जो परचेजर है या उसका एजेंट है, उसको जो पोजीशन है लॉफुल तरीके से आना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक सेलर हूं और मैंने वो अपने गुड्स किसी को सेल आउट किए, अब वो पैसे दे नहीं रहा है, तो मेरे पास राइट टू लियन आ गया, मैंने अपने गोडाउन में रखे हुए हैं। अब क्या वो इंडिविजुअल आया, पीछे उसने ताला तोड़ा और वो गुड्स चुरा के ले गया, तो क्या ऐसे सिचुएशन में मेरा राइट टू लियन जो है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मेरा राइट टू लियन है, क्योंकि उसने उन गुड्स का पोजीशन लीगल तरीके से ऑब्टेन नहीं किया था। एंड लास्टली बाय वेवियर देयरऑफ। सिंपल सी बात है, अगर सेलर ने मना कर दिया कि मैं राइट टू लियन नहीं रखूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप ये मान लोगे कि उसका जो राइट टू लियन है वो क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। एंड सबसेक्शन 2 of 49, the unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो परचेजर है वो जो है प्राइस पे नहीं कर रहा है, अब आपको पता है कि भैया कोई भी परचेजर अगर गुड्स की प्राइस पे नहीं कर रहा है, यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो, एक सिविल सूट लेके आ सकते हो। सिविल सूट लेके आ सकते हो वो परफॉर्मेंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ला सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट 1963 के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या होगा, जब आपने उसको स्पेसिफिक रिलीफ के लिए सू किया और कोर्ट ने आपके फेवर में डिक्री दे दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट टू लियन चला गया है, आपका राइट टू लियन अभी भी आपके पास ही है और रहेगा जब तक कि आपको पेमेंट नहीं मिल जाता है तब तक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा
कि राइट टू लियन क्या होता है, कब वो टर्मिनेट होता है और कौन कौन सी सिचुएशन में वो राइट आपके पास आता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जो हमने 3 राइट देखे थे कि उसके पास 3 राइट होते हैं, पहला होता है लियन, दूसरा होता है स्टॉपेज, ठीक है, तीसरा होता है उसके पास रीसेल। तो पहला राइट हम कवर कर चुके हैं लियन का, अब हम दूसरा राइट कवर करेंगे स्टॉपेज ऑफ ट्रांसफर, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो डील करता है आपके सेक्शन नंबर 50 से लेके 52 तक, 50 से लेके 52। क्लियर है? तो स्टार्ट करें अपन सेक्शन नंबर 50। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट, द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ गुड्स has the right of stopping them in transit. That is to say, he may resume possession of the goods as long as they are in the course of transit and may retain them until payment or tender of the price. यानी कि क्या बोला जा रहा है कि जो सेलर है उसने क्या किया है, गुड्स से अपना पोजीशन तो लूज कर दिया है, लेकिन अभी भी वो गुड्स ट्रांजिट में ही है, वो अभी परचेजर के पास नहीं पहुंचे। जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी बहुत बार, है ना, तो एक तो थी मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आप बहुत बहुत फेमस कंपनीज है, अमेजोन होगी, फ्लिपकार्ट हो गई, ये सब हो गया, तो एक तो उनसे डील करते हो। दूसरा आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ है, इंस्टाग्राम या दूसरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो डायरेक्टली इन साइट्स के थ्रू अपना माल सेल आउट करते हैं, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, कुरियर सर्विसेज के थ्रू आपको माल भेजते हैं। तो अब क्या हुआ, ये मान के चलो ए ने क्या किया, बी के पास एक ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, ए ने बी के पास एक ऑर्डर प्लेस किया कि उसको ये सामान चाहिए। तो अब ऑब्वियसली बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी तो क्या हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर फॉल कर जाएगा। अब क्या हुआ, जब वो माल इसके पास जा रहा था, सॉरी ए ने किया, माल ए के पास आएगा क्योंकि बी तो सेलर है ना। तो जब ए के पास आ रहा था और कैश ऑन डिलीवरी था, मीनवाइल बी को पता चल गया कि ए क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो इवन दो यहां पे बी ने अपना पोजीशन लॉस कर दिया है, ठीक है, सॉरी पोजीशन लूज कर दिया है, और अभी हमने देखा था अगर पोजीशन लूज हो जाता है तो आपके पास राइट टू लियन तो नहीं है, तो राइट टू लियन तो हट गया, लेकिन अभी भी एक राइट है, वो क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो क्या करेगा, जैसे उसे पता चला कि ए इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो अब वो क्या करेगा, उस ट्रांजिट को कैंसिल कर देगा और अब वो गुड्स को वापस मंगवा लेगा अपने पास, और जब गुड्स उसके पास वापस आ जाएंगे तो अब उसके पास फिर से क्या आ गया, राइट टू लियन आ गया। तो यानी कि स्टॉपेज का जो राइट है वो अल्टीमेटली अगर सक्सेसफुल रहा तो क्या करेगा, आपका जो राइट टू लियन आपने लूज कर दिया था वो अब आपका रिवाइव हो जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 51 है वो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, यानी कि कब आप ये मान के चलोगे वो कि वो गुड्स क्या है, ट्रांजिट में है। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं, टोटल 7 वेज हैं जिसके अंदर आप मानोगे कि गुड्स किस में है, ट्रांजिट के अंदर चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला डिलीवरी टू बायर, तो जो सेक्शन 51 का सबसेक्शन 1 है वो इस पॉइंट से डील करता है। एज पर पॉइंट नंबर 1, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम when they are delivered to a carrier or other bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other bailey। यानी कि आपने क्या किया है, गुड्स को किसी कैरियर या बेली को, यानी कि कैरियर यानी कि कोई कुरियर सर्विस हो गई, पोस्टल सर्विसेज हो गई है, या कोई दूसरा तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का मेथड हो गया है, उसको अगर आपने डिलीवर कर दिया है माल, है ना, और अभी तक वो बायर या फिर उसके एजेंट तक नहीं पहुंचा है, तो आप क्या मान के चलोगे, अभी भी वो क्या है, ट्रांजिट में ही है। ओके, देन सेकंड पॉइंट, इंटरसेप्शन बाय द बायर। इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ ऑब्टेन्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, दैट ट्रांजिट इज एट एन एंड। तो एक सिंपल सी चीज बोलना चाह रहा है, इसको समझो, देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ए और बी के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, ठीक है, ए माल सप्लाई कर रहा है, ये है जयपुर और ये है कोटा, ठीक है, जयपुर और कोटा में। अब क्या हो रहा है, ए ने जब माल ट्रांजिट किया तो आपको पता है जयपुर से कोटा होते हुए जाएगा, टोक रोड होते हुए जाएगा, ठीक है, टोक आएगा बीच में, उसके बाद अलग अलग सिटीज आएंगी, फिर ये पूरा जो माल है कोटा पहुंचेगा। तो लेट्स अज्यूम
क्या हुआ, अगर नॉर्मली अपन बोलते तो ट्रांजिट की जो ड्यूरेशन हो कब से कब तक होती, जयपुर से लेके कोटा। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर इससे पहले कि गुड्स अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे उससे पहले ही जो बायर है या उसका एजेंट है उसने उसको बीच में इंटरसेप्ट कर लिया और अपने पोजीशन में ले लिया, तो क्या मान लिया जाएगा कि वो जो ट्रांजिट है वो अब खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट कोटा जाने तक वो ट्रांजिट में रहेगा, नहीं, ट्रांजिट का पर्पस क्या था, बायर या फिर एजेंट के पोजीशन में लाना गुड्स को, तो वो आ चुका है। तो अब फॉर एग्जांपल माल जा रहा था और बीच में आपको पता होगा, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता वो आज सीख लो, जयपुर से जब माल कोटा जा रहा है तो टोंक होते हुए जाएगा, टोंक एक डिस्ट्रिक्ट है, तो जब टोंक होते हुए जा रहा था तो जो बायर है वो टोंक पहुंचा और उसने वहां से वो माल को अपने कब्जे में ले लिया, अपने पोजीशन में ले लिया। तो अब क्या माना जाएगा कि जो ट्रांजिट है वो यहां पर ही खत्म हो चुका है, गुड्स का कोटा में एक्चुअली पहुंचना जरूरी नहीं था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्नॉलेजमेंट टू दी बायर। अब ये क्या बोलना चाहता है, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स ऑन बिहाफ and continues in possession of them as bailey for the buyer or his agent, the transit is at an end and it is immaterial that a further destination for the goods may have been indicated by the buyer। तो इसमें सिंपल सी बात बोली जा रही है कि भैया अभी तो वो गुड्स किसके पोजीशन में नहीं आए, बायर के पोजीशन में नहीं आए और ना ही उसके एजेंट के पोजीशन में आए, लेकिन उससे पहले ही जो आपका बेली है या फिर जो कैरियर सर्विसेज जिसके थ्रू आप वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसने अगर बायर को ये एक्नॉलेजमेंट दे दिए कि भैया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज योर बेली मैं इन गुड्स को क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, तो क्या मान लिया जाएगा, ट्रांजिट वहां पे खत्म हो गया है। जैसे कि अपन ने एग्जांपल लिया था कि जो गुड्स हैं कहाँ से निकल रहे हैं, जयपुर से निकल रहे हैं, जयपुर से निकल के कहाँ जा रहे हैं, कोटा में जा रहे हैं, तो यानी कि ट्रांजिट कब तक खत्म होना चाहिए था, कोटा में खत्म होना चाहिए था। लेकिन जब वो रास्ते में था पूरा माल, तो फॉर एग्जांपल आपने ट्रक के थ्रू भिजवाया, तो जो ट्रक ड्राइवर है उसने कॉल किया बी को कि साहब मैं ये माल लेके आ रहा हूँ, है ना, और अब ये जो माल है एज योर बेली माल को क्या कर रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ, इन गुड्स को क्या कर रहा हूँ, एज योर बेली होल्ड कर रहा हूँ। तो इवन दो वो गुड्स अभी तक कोटा नहीं पहुंचे, फिर भी क्या मान लिया जाएगा कि वो गुड्स किसके पोजीशन में आ चुके हैं, बायर के पोजीशन में आ चुके हैं, अब जो ट्रांजिट है वो खत्म हो चुका है। सिंपल सी चीज क्लियर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट तीनों क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, तीन पॉइंट खत्म हो चुके हैं, फोर्थ पॉइंट, रिजेक्शन बाय द बायर। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन पोजीशन ऑफ देम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एट एन एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक। यानी कि सिंपल सी बात हो रही भैया, जो गुड्स हैं वो पहुंच तो गए थे बायर के पास, लेकिन उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो देखो एक्सेप्ट करने से मना करने का मतलब क्या, उसने अपने पोजीशन में नहीं लिए। तो जब उसने अपने पोजीशन में नहीं लिए तो इसका मतलब क्या है, गुड्स अभी भी क्या माने जाएंगे, ट्रांजिट में ही माने जाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ पॉइंट, डिलीवरी टू शिप चार्टर्ड बाय द बायर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर, it is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in the possession of the master as a carrier or as agent of the buyer। यानी कि क्या माना जा रहा है कि भैया जब वो जो शिप के थ्रू आप माल भिजवा, देखो अभी तक अपन ने ट्रक का एग्जांपल लिया, पोस्टल सर्विसेज का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर वो जो गुड्स हैं वो किसके थ्रू भिजवाए जा रहे हैं, शिप के थ्रू भिजवाए जा रहे हैं, और शिप क्या है, चार्टेड बाय द बायर है। तो अब ऐसे सिचुएशन में डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कि वो जो गुड्स हैं वो क्या बायर के पोजीशन में आ गए या फिर नहीं आ गए। तो यानी कि इस सेक्शन के अंदर जो सबसेक्शन 5 है उसने इस चीज को ओपन छोड़ा हुआ है कि डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे, हम हमारी साइड से कुछ भी नहीं बोल रहे, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा, wrongful refusal to deliver, where the carrier or other bailey wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent, in that behalf the transit is deemed to be at an end। यानी कि जब बायर वो गुड्स लेने गया, जैसे मैं बोलता हूँ कि भैया मैंने जो है कोई भी अपना गुड्स सेल किया ऑनलाइन, उसके बाद मैंने पोस्टल सर्विसेज के थ्रू भिजवाया, जब पोस्टल सर्विसेज के थ्रू गया
और बी जब वो गुड्स लेने गया तो बी ने सब कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि सर ये रहा मेरा आधार कार्ड, ये रे हमारा सेल्स एग्रीमेंट, ये रहा बिल की कॉपी, ये सारी चीजें उसने दिखा दी, लेकिन फिर भी पोस्टल अथॉरिटीज ने उसको वो गुड्स देने से मना कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट बिकॉज पोस्टल सर्विसेज ने रॉन्गफुली मना कर दिया है तो यहाँ पे ट्रांजिट जो है अभी भी कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ट्रांजिट खत्म हो चुका है। जैसे ही बी वहां पर लेने गया और जो आपकी जो भी सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज हो गई, कुरियर सर्विसेज हो गई, उन्होंने रॉन्गफुली उसे डिनाई कर दिया। तब देन लास्ट पॉइंट, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole of the goods। देखो अब ये सिमिलर है आपके जब हमने राइट टू लियन पढ़ा तो उसमें भी पार्ट डिलीवरी देखा था हमने सेक्शन नंबर 48 के अंदर, तो सेम चीज बोली जा रही है। अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है, यानी कि कुछ गुड्स तो पहुंच चुके हैं और कुछ गुड्स अभी पहुंचना बाकी है, तो जस्ट बिकॉज कुछ गुड्स पहुंच चुके हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो गुड्स आने वाले हैं या गुड्स अभी ट्रांजिट में उनको भी आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा, आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ 100 kg राइस का और उसमें से ए ने अभी तक 20 kg राइस भिजवा दिए हैं और जो रिमेनिंग 80 kg है वो अभी ट्रांजिट में है, तो ऐसी सिचुएशन में ए के पास राइट है कि वो जो रिमेनिंग 80 kg है उसका ट्रांजिट रुकवा दे। लेकिन हाँ, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उससे ये लग रहा है, जो पार्ट डिलीवरी हुई उससे ये लग रहा है कि यहाँ पे क्या था, वो अपना राइट टू स्टॉपेज जो है वो खत्म करना चाह रहा है, तो अब इस सिचुएशन में वो नहीं रुकवा सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 51। देन सेक्शन नंबर 52, ओके, सेक्शन नंबर 52, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज अफेक्टेड, यानी कि कैसे आप उसको रोकोगे। द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier or other bailee in whose possession the goods are. Such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principal. In the latter case, the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstance that the principal, by the exercise of reasonable diligence, may communicate it to his servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer। तो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है कि भैया आप जो ट्रांजिट है उसको दो तरीके से रोक सकते हो। पहला तो सेलर एक्चुअल में उसका पोजीशन ले लो, है ना, सेलर एक्चुअल में पोजीशन ले ले और अब बोले कि नहीं अब ये मेरे पोजीशन में रहेंगे, तो क्या हुआ, आपने ट्रांजिट को स्टॉप कर दिया। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर रहे हो, या तो जिसके थ्रू आप वो पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हो, यानी कि अगर आप कुरियर सर्विस के थ्रू कर रहे हो, कोई दूसरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी उसके थ्रू कर रहे हो, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अगर उन अथॉरिटीज को अपना एक नोटिस भेज देते हो तो ऐसी सिचुएशन में क्या मान लिया जाएगा, आपने ट्रांजिट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो अब इस प्रोविजन के अंदर एक बहुत बढ़िया क्लेरिफिकेशन दी हुई। क्या क्लेरिफिकेशन दी हुई है, लेट्स अज्यूम ए जब बी को 100 kg माल सप्लाई कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था, थ्रू ट्रक वो माल जा रहा था, है ना, थ्रू ट्रक माल जा रहा था। अब देखो ट्रक का ड्राइवर कोई और है, ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी जिसके थ्रू आपने भिजवाया उसका ओनर अलग है। तो ऐसी सिचुएशन में ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया एजेंट। अब आप नोटिस दोनों में से किसी को भी दे सकते हो, आप या तो नोटिस इसको दो ड्राइवर को, है ना, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने ट्रांजिट रोक दिया है। लेकिन अगर आप ओनर को वो देते हो नोटिस, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे जो नोटिस दिया जा रहा है उस नोटिस के देने के बाद जो प्रिंसिपल है उसके पास रीजनेबल टाइम होना चाहिए कि उस रिवोकेशन को अपने एजेंट को क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, और ताकि उससे क्या हो, वो ट्रांजिशन को रोका जा सके और परचेजर उन गुड्स का पोजीशन ना ले पाए। तो जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि सामान कहां से जा रहा था, जयपुर से कहां जा रहा था, कोटा जा रहा था, और अगर आप नोटिस देना चाहते हो किसको, प्रिंसिपल को, तो देखो आज के टाइम पे तो इंस्टेंट कम्युनिकेशन आ गए, टेलीफोन के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, और उसमें मोबाइल तो जेब में रहता है आपके, तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो यानी कि जब वो जो ट्रक है ट्रांजिशन में था, टोक रोड के थ्रू जा रहा था, टोक होते हुए जा रहा था,
टोक में वो बढ़िया जो है ट्रक ड्राइवर रुक के नाश्ता पानी ले रहा है। अब जब वो नाश्ता पानी कर रहा है तब ओनर का फोन आ गया कि नहीं नहीं माल नहीं भिजवाना है, आप वापस लेके आ जाओ। तो रीजनेबल टाइम था, लेकिन लेट सपोज वो जो ट्रक है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, घर के बाहर ही खड़ा हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में अब आप कॉल कर रहे हो ओनर को कि नहीं आप इसको रुकवाओ, और इससे पहले कि वो जो ट्रांजिट है उसको रोक पाता, आप ड्राइवर को कॉल कर पाता, जो वहां पे बायर था वो आ गया और उसने पोजीशन ले लिया। तो अब ऐसी सिचुएशन में जो ये है प्रिंसिपल है, जो ट्रांजिशन कंपनी है, उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, ध्यान रखना है इस बात का कि जो आप नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे रहे हो रीजनेबल टाइम पर देना पड़ेगा। क्लियर है। देन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 52, व्हेन अ नोटिस of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailee in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the direction of the seller. The expenses of such delivery shall be borne by the seller. तो सिंपल सी बात है, जब आपने नोटिस दिया स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट का, तो अब गुड्स क्या होंगे, वापस से किसके पास जाएंगे, सेलर के पास। और जो ये पूरा खर्चा है रीडिलीवरी का वो कौन बेयर करेगा, वो बेयर करेगा आपका सेलर। क्लियर हो गया। तो स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा प्रोविजन था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, तो अब हम लास्ट राइट पढ़ते हैं सेलर का, वो क्या है, राइट टू रीसेल। और जो आपका राइट टू रीसेल है वो सेक्शन नंबर 53 एंड 54 के अंदर दिया हुआ है। सेक्शन 53 एंड 54 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 53, effect of sub sale or pledge by the buyer, subject to the provision of this act, the unpaid seller, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or other disposition of the goods which the buyer may have made unless the seller has assented thereto। यानी कि क्या हो रहा है, अब आपने क्या किया कि मैं ये बोलता हूं, अपन वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। ये क्या कर रहा है, 100 kg राइस डिलीवर कर रहे थे बी को। अब बी ने क्या किया, एक फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सब सेल कर दिए। बी ने खरीदा ए से, अब बी ने फर्दर सेल कर दिया सी को। तो जस्ट बिकॉज बी ने वो क्या किया है, किसको सब सेल कर दिया, सी को, जस्ट बिकॉज वो जो गुड्स है वो सब सेल हो चुके हैं सी को, इससे ए के जो राइट्स है, राइट ऑफ लियन एंड दूसरा क्या राइट था, स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, इन दोनों राइट के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है अनटिल अनलेस ए जो है उस सबसेल को असेंट ना दे दे, यानी कि वो बोल देगा हाँ चलो ठीक है जो सबसेल हो रही है वो करेक्ट है, मैं इस चीज से एग्री कर रहा हूं। अगर उसने ऐसी असेंट दे दी है तब तो ठीक है, उसका राइट टू लियन एंड जो ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट है वो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज वो जो राइट है उसका, ये दोनों राइट खत्म नहीं होने वाले। प्रोवाइडेड दैट where a document of title to goods has been issued or lawfully transferred to any person as buyer or owner of goods, and that person transfers the document to a person who takes the document in good faith and for consideration, then if such last mentioned transfer was by way of sale, the unpaid seller right of lien or stoppage in transit is defeated, and if such last mentioned transfer was by way of pledge or other disposition of value, the unpaid seller's right of lien or stoppage in transit can only be exercised subject to the rights of the transferee। तो यहाँ पे देखो काइंड ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है बोनाफाइड ट्रांसफरी को। कैसे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप ये बोलते हो कि ए ने जब 100 kg राइस इसको ट्रांसफर किया, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन उसने बिल दिया होगा, राइट, बिल भेजा होगा, या फिर ट्रांसफर ओनरशिप का क्या होगा, सेल डीड होगा, कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंटेशन तो जरूर हुआ होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट किसके पास आ गया था, बी के पास आ गया था, और बी ने अब क्या किया, अब उस डॉक्यूमेंट की रीजन, अपने पास होने की रीजन की वजह से उसको सबसेल कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो ए है उसका जो राइट टू लियन या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का जो राइट था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, बी ने सी को सेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया है। कैसे ट्रांसफर किया है, प्लेज या फिर फॉर एनी अदर मेथड। तो ऐसी सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट ए का राइट टू लियन या स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट खत्म नहीं होगा, इट विल बी सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ द ट्रांसफरी। ये चीज प्रोवाइजो बोलना चाह रहा है। क्या क्लियर हो गया ये एकदम, कोई भी डाउट इसके अंदर, तो इस चीज का ध्यान रखना।
Subsection 2. Where the transfer is by way of pledge, the unpaid seller may require the pledgee to have the amount secured by the pledge satisfied in the first instance, as far as possible, out of any other goods or securities of the buyer in the hands of the pledgee or available against the buyer. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसफर किया जा रहा है प्लेज की तरह किया जा रहा है, यानी कि उसने सेल नहीं किया था, प्लेज की तरह कर दिया था, डॉक्यूमेंट उसके पास से उसने एज अ प्लेज कर दिया। तो अब ए के पास ये राइट है कि वो सी को बोल सकता है कि यार देखो, आपके पास अगर बी के कोई दूसरे गुड्स भी हैं, ठीक है, बी ने क्या किया, प्लेज किया है, प्लेज करने का मतलब क्या होता है, उसने गुड्स वहां पे गिरवी रखे और बदले में कुछ पैसा उधार लिया। तो ए सी को ये बोल सकता है कि देखो, अगर इसने आपके पास कोई दूसरे गुड्स भी एज अ प्लेज रखे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, आपका जो अमाउंट है जो आपको रियलाइज करना है पहले उन गुड्स से करो। तो जैसे कि बी ने क्या किया, इसके पास जो 100 kg राइस आए थे वो तो प्लेज पे रखे, साथ में क्या किया, 10 kg ऑफ अदर राइस बोल सकते हो आप, या फिर कोई भी दूसरी अदर गुड्स बोल सकते हो, कोई दूसरी क्रॉप, अपन यहाँ पे राइस ले रहे हैं तो आप वीट ले लो, ठीक है, ये ले लो। तो इस तरीके से क्या हो गया है, अब जो ए है वो बी को क्या, सी को क्या बोलेगा, यार देखो इसने प्लेज पे आपके पास 100 kg राइस भी रखा, 10 kg वीट भी रखा, तो अगर आपको इससे पैसा वापस लेना है, रिकवर करना है, तो आप क्या करो, पहले उस 10 kg से रिकवर करो, और उसके बाद रिकवर नहीं हो तो अपन देखेंगे, लेकिन पहले आप इनसे रिकवर करो रादर देन 100 kg से। चीज क्लियर है? अब देखो, ये जो राइट है, ये जो ऑप्शन है, ये आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा सेक्शन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइए, ठीक है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से सेक्शन के अंदर ये सिमिलर राइट आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ओके, और उस राइट का नाम क्या होता है। देन सेक्शन नंबर 54, सेल नॉट जनरली रेसिडेड बाय लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जो बात करता है रीसेल की। सेक्शन नंबर 54 बात करता है आपकी राइट टू रीसेल। एज पर सबसेक्शन 1, subject to the provisions of this sale, a contract of sale is not rescinded by the mere exercise of an unpaid seller of his right of lien or stoppage of transit। यानी कि देखो, अगर उसने अभी अपना राइट टू लियन एक्सरसाइज किया है या फिर उसने ट्रांजिट को स्टॉप कर दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही रेसिड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकता है, लेकिन इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए उन गुड्स को वापस मंगवा लिया है ना, या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए उन गुड्स को अपने पास रखा हुआ है। तो जस्ट बिकॉज उसने गुड्स को अपने पास रखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो राइट है, यानी कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो राइट है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट रेसिड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, ये सबसेक्शन 1 बोलता है। Then subsection 2, where the goods are of perishable nature or where the unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit gives notice to the buyer of his intention to resell, the unpaid seller may, if the buyer does not within a reasonable time pay or tender the price, resell the goods within a reasonable time and recover from the original buyer damages for any loss occasioned by his breach of contract. But the buyer shall not be entitled to any profit which may occur on the resale। यानी क्या बोला जा रहा है कि आपने क्या किया, अपना जो राइट था, राइट टू लियन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ ट्रांजिट, वो एक्सरसाइज कर लिया, लेकिन क्या हो रहा है कि जो गुड्स है पेरिशेबल इन नेचर है। अब आपने क्या किया, राइस की जगह आप क्या भेज रहे हो, स्ट्रॉबेरीज भेज रहे हो, तो आपको पता है स्ट्रॉबेरीज तो खराब हो जाएगी, है ना। तो आपने क्या किया, विद इन रीजनेबल टाइम एक नोटिस दिया बायर को कि भाई देख, या तो तुझे पेमेंट करना है तो कर, और अगर तू पेमेंट नहीं कर रहा तो मैं इसे रीसेल कर दूंगा। ऐसा नोटिस क्या किया उसने, बायर को सेंड कर दिया। तो अब अगर बायर रीजनेबल टाइम में अमाउंट पे नहीं करता है, तो अब क्या होगा, सेलर के पास राइट आ जाएगा कि उन गुड्स को रीसेल करे, और उसके बाद अगर उसे कुछ भी नुकसान हुआ है, अब पेरिशेबल नेचर के हो सकता था गुड्स की वैल्यू डिमिनिश हो गई हो या कोई दूसरा नुकसान हो गया, तो अगर उसने नोटिस दिया था तो अब वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। किससे क्लेम कर सकता है, बायर से। लेकिन अगर उसने ऐसा नोटिस नहीं दिया, और हाँ साथ में कुछ चीजें,
कि अगर वो जब उसने रीसेल की है, उन गुड्स को रीसेल कर दिया, उससे उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया है, यानी कि पहले वो स्ट्रॉबेरीज बेच रहा था बी को टोटल 1000 रुपीज की, लेकिन जब उसने रीसेल किया तो रीसेल में उसको टोटल वैल्यू मिली 1200, तो 200 रुपए का तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ ना उसे। तो अगर उसने बी को बायर को नोटिस दिया था और बायर को नोटिस देने के बाद भी बायर ने रीपे नहीं किया है, तो अब जो ये प्रॉफिट है ना 200 रुपए का, ये सेलर खुद रखेगा। तो ये नोटिस की ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन हाँ, उसने अगर नोटिस नहीं दिया और रीसेल कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर किसका हक है? बायर का हक है। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखी हुई है। इफ सच नोटिस इज नॉट गिवन, द अनपेड सेलर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर सच डैमेजेस एंड द बायर शैल एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट इफ एनी ऑन द रीसेल। यानी कि बायर का जो डैमेजेस का राइट था वो भी चला गया, और रीसेलर का जो राइट था डैमेजेस का वो भी चला गया, और उसके अलावा जो प्रॉफिट उसे मिलने वाला था एक्स्ट्रा, वो राइट भी उसका चला गया। देन सबसेक्शन 3, वेयर एन अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज्ड his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title thereto as against the original buyer, notwithstanding that no notice of the resale has been given to the original buyer। तो यानी कि भैया बायर जो है वो पे कर नहीं रहा है, और सेलर ने क्या किया था? अपना राइट टू लियन या फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है होल्ड किया हुआ था, और अब उसने रीसेल कर दिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जो नया बायर होगा उसके पास गुड टाइटल आ जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में अब जो पुराना बायर था किसी भी तरीके से कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, चाहे उसको इस चीज का नोटिस दिया गया था या फिर नहीं दिया गया था। एंड लास्ट प्रोविजन, वेयर द सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व्स अ राइट ऑफ रीसेल इन केस द बायर शुड मेक डिफॉल्ट एंड ऑन द बायर मेकिंग डिफॉल्ट रीसेल्स द गुड्स, the original contract of sale is thereby rescinded, but without prejudice to any claim which the seller may have for damages। यानी कि आपने क्या किया था? जब आपने वो किया है, सेल की, तो आपने साथ में एक राइट रिजर्व कर लिया था कि अगर जो बायर है अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो मैं क्या कर दूंगा? रीसेल कर दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या होगा? यहाँ पे जैसे आप रीसेल करोगे तो आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो जाएगा? रेसिंड हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपके पास डैमेजेस क्लेम करने का राइट अभी भी रहेगा। आप अभी भी बायर को सू कर सकते हो फॉर द रिकवरी ऑफ डैमेजेस। तो ये राइट आपके पास है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है? रेसेंट हो चुका है। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो ये जो हमारे 3 राइट थे, राइट ऑफ द सेलर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस, ये जो राइट थे, ये 3 राइट हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये जो प्रोविजन है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्विकली मैं एक बार बता देता हूं। 3 राइट होते हैं अनपेड सेलर के पास। पहला राइट ऑफ लियन, दूसरा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और तीसरा है रीसेल का। तो ये 3 राइट उसके पास रहेंगे, वो इनको एक्सरसाइज कर सकता है, और एक्सरसाइज करके कैसे भी करके अपने नुकसान की भरपाई कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं तो आप जरूर जाइए, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनको भी देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के जो वीडियोस हैं उनको भी देखिए। उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ कंसेप्चुअल वीडियोस हमने डाले हुए हैं, जिसके अंदर आपको वो जो कंसेप्ट है, जैसे कि अभी रिसेंटली जो हमने वीडियो डाला है वो डील करता है वैलिडिटी ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वैसे तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जिस तरीके से हमने उस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो एक बार देख लिया तो फिर आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी उस टॉपिक को किसी और से समझने की। उस वीडियो को हमने इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कवर किया है, और वो टॉपिक आपका एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।